विदीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम शरीर के एक ऐसे ऊर्जा केंद्र की पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसे हमारे स्रोत में हमारी सभी इच्छाओं, डर और यहाँ तक कि हमारी रचनात्मकता का सोर्स कोड कहा गया है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये एक अदृश्य शक्ति हमारी सेहत से लेके हमारे रिश्तों तक सब कुछ चला रही है। हम बात करें स्वाधिष्ठान चक्र की। बिल्कुल, ये शरीर का दूसरा चक्र है जो मूलाधार यानी हमारे अस्तित्व के केंद्र से ठीक ऊपर होता है। अच्छा। अगर मूलाधार हमें बताता है कि मैं हूं, तो स्वाधिष्ठान कहता है मैं महसूस करती हूं। मैं महसूस करता हूं। जी, ये भावनाओं, इच्छाओं, रचनात्मकता और हमारे अवचेतन मन का निवास स्थान है। इसीलिए इसका नाम स्वाधिष्ठान है ना? स्व का अधिष्ठान यानी स्वयं का घर। बिल्कुल सही। स्व यानी अपना और अधिष्ठान यानी निवास स्थान। तो ये असचमुच स्वयं का घर है। ठीक है, तो चलिए इस घर के दरवाजे खोलते हैं। स्रोत में जो पहली बात कही गई है वो थोड़ी हैरान करती है। इसका तत्व जल है, ये तो समझ में आता है। लेकिन इसकी देवी वनस्पति हैं। जल और वनस्पति, ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही एक तरह से इस चक्र की पूरी कहानी बताता है। पहले जल तत्व को समझते हैं। ठीक है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो लगभग 72% पानी से बना है ना? हाँ, बिल्कुल। और पानी का स्वभाव क्या है? बहना, रुकना नहीं। तो ये सीधे सीधे हमारी भावनाओं के प्रवाह को दिखाता है। सही बात है। और इस प्रवचन में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि पानी की हर एक बूंद में अतीत, वर्तमान और भविष्य की यादें वो जमा होती हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? पानी की हर बूंद एक तरह की बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव है? आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। जिसमें यादें स्टोर होती हैं। ये सोच तो दिमाग ही घुमा देती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये चक्र हमारे अवचेतन मन, हमारी गहरी यादों और कार्मिक रिकॉर्ड से इतना गहराई से जुड़ा है। अच्छा। स्रोत ये भी बताता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी थेरेपी में भी जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो व्यक्ति के हाथ को नाभि के ठीक नीचे इसी चक्र पर रखवाते हैं। अरे वाह! माना जाता है कि ऐसा करने से उन दबी हुई यादों तक पहुंचना आसान हो जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरा है। तो अगर जल हमारी भावनाओं और यादों का सागर है, तो फिर वनस्पति का क्या रोल है इसमें? देखिए, वनस्पति यहाँ बीज का प्रतीक है। बीज? जी, सृजन का, क्रिएशन का। ये चक्र हमारे प्रजनन अंगों से जुड़ा है जहाँ जीवन का बीज बनता है। स्रोत के मुताबिक वनस्पति का काम है उकसाना या उत्तेजित करना। उकसाना? हाँ, जैसे एक पौधा फल बनाता है, फल के अंदर बीज होता है और वो बीज जमीन पर गिरकर फिर से एक नए जीवन को जन्म देता है ना? हाँ, सही है। ये चक्र ठीक इसी तरह काम करता है। ये हमें सृजन के लिए उकसाता है। दिलचस्प है। तो ये उकसाना सिर्फ बच्चे पैदा करने तक ही तो सीमित नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी तरह का सृजन हो सकता है। एक कलाकृति, एक बिजनेस आइडिया, एक कविता। लेकिन इसका सबसे सीधा और रोजमर्रा का कनेक्शन हमारे भोजन से है। वनस्पति यानी हमारा आहार। इसीलिए स्रोत में एक बहुत पुरानी कहावत दोहराई गई है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। हाँ, ये तो मैंने सुना है। स्रोत इसे स्वादिष्ठान चक्र से कैसे जोड़ता है? उसमें प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन का भी जिक्र है। इसका सीधा संबंध है। हमारा आहार यानी वनस्पति इस चक्र को सीधे तौर पर उत्तेजित करती है। जैसे प्याज और लहसुन, इन्हें स्रोत में तामसिक प्रकृति का बताया गया है। तामसिक, ये शब्द बहुत सुना है, लेकिन क्या आप इसे थोड़ा और सरल कर सकती हैं? जरूर। देखिए, हमारे स्रोत के हिसाब से ऊर्जा या भोजन के 3 गुण होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। ओके। सात्विक यानी शांत, संतुलित ऊर्जा, जैसे ताजे फल और सब्जियां। राजसिक यानी वो ऊर्जा जो आपको एक्शन में लाती है। और तामसिक यानी ऐसी ऊर्जा जो शरीर में भारीपन या तीव्र उत्तेजना लाती है। प्याज और लहसुन इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा। और स्रोत ये साफ करता है कि ये कोई नैतिक फैसला नहीं है, ये अच्छा या बुरा नहीं है, बस उस चीज का गुण है। ये भोजन यौन ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जो सीधे सीधे स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा है। तो अगर ये चक्र हमारी सभी इच्छाओं का केंद्र है, तो क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि अच्छी और बुरी इच्छाओं में फर्क कैसे किया जाए? मेरा मतलब है, रचनात्मकता की इच्छा और किसी हानिकारक चीज की लत, क्या दोनों एक ही जगह से पैदा होती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, स्रोत के अनुसार ऊर्जा का स्रोत एक ही है। एक ही है? हाँ,
हर बार जब हम कहते हैं मेरा मन कर रहा है, चाहे वो कुछ अच्छा खाने का मन हो या सिगरेट पीने का, वो आवाज स्वादिष्ठान से ही आती है। अच्छा। ये हमारे अवचेतन का केंद्र है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी चेतना और हमारे दूसरे चक्र जैसे विवेक का केंद्र, आज्ञा चक्र, वो उस ऊर्जा को कैसे दिशा देते हैं। क्या हम उस ऊर्जा के गुलाम बन जाते हैं या उसे रचनात्मकता में बदलते हैं? और इसका संबंध चंद्रमा से भी बताया गया है। अमावस्या और पूर्णिमा पर मूड स्विंग्स होना, क्या ये सिर्फ कहने की बात है? नहीं नहीं, ये कहने की बात नहीं है, ये तो भौतिकी है, फिजिक्स है। फिजिक्स कैसे? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना? हाँ, टाइड्स। तो अब सोचिए, जब चंद्रमा इतने बड़े समुद्र को हिला सकता है, तो हमारे शरीर में जो 72% पानी है, उस पर उसका असर क्यों नहीं होगा? ये तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। स्रोत कहता है कि पूर्णिमा और अमावस्या पर हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं, बल्कि हमारे शरीर के जल तत्व पर गुरुत्वाकर्षण का सीधा प्रभाव है। ये चक्र डर, असुरक्षा और रिश्तों में शक जैसी भावनाओं को भी यहीं से नियंत्रित करता है। ये भावनाओं और इच्छाओं की बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे ये जानने में उत्सुकता हो रही है कि क्या स्रोत इस ऊर्जा केंद्र को हमारी फिजिकल हेल्थ से भी जोड़ता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि तनाव और भावनाएं शरीर पर असर डालती हैं। बिल्कुल, और यहाँ ये चर्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। जब इस चक्र की ऊर्जा असंतुलित होती है, तो वो शारीरिक बीमारियों के रूप में सामने आती है। अच्छा। स्रोत इसे लिवर, किडनी और पैनक्रियाज जैसे बहुत जरूरी अंगों से जोड़ता है। यहाँ तक कि लिवर को शरीर का चौथा दिमाग भी कहा गया है। चौथा दिमाग? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, क्योंकि लिवर हमारे शरीर से सिर्फ टॉक्सिन्स ही नहीं निकालता, बल्कि भावनात्मक टॉक्सिन्स जैसे गुस्सा और नाराजगी को भी पचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला उदाहरण स्रोत में दिया गया है, वो प्रजनन क्षमता से जुड़ा है। हाँ, मैंने अपने नोट्स में उसे हाईलाइट किया था। वो 100 महिलाओं वाली रिसर्च है ना? जी, स्रोत में एक स्टडी का जिक्र है जिसमें 100 ऐसी महिलाएं शामिल थी जो 12 से 13 सालों से गर्भधारण करने की कोशिश कर रही थीं। 12 से 13 साल? जी, और उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। उन्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। एक मिनट, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। मतलब 12-13 साल की मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, और स्रोत के अनुसार समाधान पानी और ऊर्जा संतुलन में छिपा था। ये तो उन हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हो सकती है जो ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। जब इन महिलाओं ने अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर काम करना शुरू किया, जिसमें सबसे मुख्य था अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में पानी पीना। सिर्फ पानी पीना? जी, तो उनमें से 88 ने सफलतापूर्वक गर्भधारण किया। 88? 100 में से 88? जी, ये दिखाता है कि शरीर में जल तत्व का संतुलन प्रजनन क्षमता के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये तो कमाल है। और डायबिटीज जैसी समस्याओं के बारे में क्या? स्रोत का कहना है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन स्थिर किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी को डायबिटीज है, तो इस चक्र पर काम करके उसे पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पैनक्रियास की कार्यप्रणाली को बेहतर बना के शुगर लेवल्स को मैनेज किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी सके। असल में स्रोत कहता है कि पेट का स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर हमारे 3 निचले चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर संतुलित हैं, तो हमारा पाचन तंत्र और उससे जुड़े अंग स्वस्थ रहेंगे और 90% बीमारियां खुद ब खुद दूर रहेंगी। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर किसी को लगता है कि उसका ये चक्र असंतुलित है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे पता है कि स्रोत में कुछ बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। इसकी खूबसूरती इसकी सरलता में ही है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है पानी। पानी? जी, बस अपने कद और वजन के हिसाब से सही मात्रा में पानी पीना। लेकिन यहाँ एक गहरा पहलू भी है। ये सिर्फ यंत्रवत पानी पीने के बारे में नहीं है, बल्कि पानी के साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है। पानी से बात करना। स्रोत का ये विचार कुछ लोगों को वैज्ञानिक रूप से अजीब लग सकता है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, या ये पूरी तरह से विश्वास और भावना का मामला है? ये एक अच्छा सवाल है।
स्रोत इसे क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से समझाता है, जो कहता है कि ऑब्जर्वर का इरादा वास्तविकता को प्रभावित करता है। अच्छा। पानी की संरचना बहुत संवेदनशील होती है और वो विचारों, शब्दों और भावनाओं की ऊर्जा को ग्रहण कर सकती है। तो जब आप पानी को धन्यवाद देते हैं या उससे सकारात्मक बात करते हैं, तो आप उसकी आणविक संरचना को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे होते हैं। और फिर वही ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है। बिल्कुल। इसे विश्वास कह सकते हैं, लेकिन स्रोत इसे ऊर्जा का विज्ञान कहता है। और एक बात, पानी को कभी गंदा ना कहें, क्योंकि वो आपकी बात सुन रहा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। पानी के अलावा और क्या तरीके हैं? मैंने नारंगी रंग के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, इस चक्र का रंग नारंगी है। ये रचनात्मकता, खुशी और इच्छा का रंग है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसके कई तरीके हैं। नारंगी रंग की बोतल में पानी भरकर पीना, संतरे जैसे नारंगी फल खाना। स्रोत में एक मजेदार उदाहरण भी दिया गया है, टाटा नानो कार का। हाँ। जब वो लॉन्च हुई थी तो उसका सबसे लोकप्रिय रंग नारंगी ही था और उसकी 10,000 गाड़ियां एडवांस में बुक हो गई थीं। अच्छा। ये दिखाता है कि लोग अनजाने में ही इस रंग की तरफ आकर्षित होते हैं, जो उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। और वो डूबते हुए सूरज वाला उपाय क्या है? ये भी रंग और ऊर्जा से जुड़ा है। शाम को जब सूरज डूब रहा हो तो उसकी तरफ पीठ करके 10-15 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। पीठ करके? जी। उस समय सूरज की किरणों में नारंगी रंग की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। पीठ करके खड़े होने से आपकी रीढ़ की हड्डी, जहां सभी चक्र स्थित हैं, उस ऊर्जा को सीधे सोख लेती है, बिना आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाए। रुद्राक्ष और मंत्र, ये थोड़े ज्यादा आध्यात्मिक उपाय लगते हैं। जो लोग इन चीजों से परिचित नहीं हैं, उनके लिए स्रोत में सबसे आसान या शुरुआती उपाय कौन सा बताया गया है? क्या सिर्फ पानी और रंग पर ध्यान देना काफी होगा? बिल्कुल। पानी और रंग सबसे बुनियादी और सबसे प्रभावी उपाय हैं, जिनसे कोई भी शुरुआत कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो लोग थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी गई है। यह ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इस चक्र का एक बीज मंत्र भी है, वम, VAM, वम। इस मंत्र का कंपन सीधे इस ऊर्जा केंद्र पर असर करता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ संस्कार के दौरान ये मंत्र सुनने या जाप करने की सलाह दी जाती है, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे का भावनात्मक विकास अच्छा हो। और स्रोत में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी जिक्र है ना? जी हाँ। हथेली पर अंगूठे के ठीक नीचे जो मांसल हिस्सा होता है, उसके केंद्र में। स्रोत के अनुसार इस बिंदु पर रोज कुछ मिनट हल्की मालिश करने से भी इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। तो ये सब किसी के व्यक्तित्व में कैसे दिखाई देता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका स्वादिष्ठान चक्र संतुलित है या नहीं? इसके लक्षण क्या हैं? इसके संकेत बहुत साफ होते हैं और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखते हैं। अगर ये चक्र असंतुलित या ब्लॉक है, तो व्यक्ति के रिश्तों में बहुत समस्याएं होंगी। जैसे कि बेवफाई, ईर्ष्या, शक करना, ये सब यहीं से आता है। खानपान की आदतें बहुत खराब होंगी। जैसे व्यक्ति को पता है कि कोई चीज उसके लिए जहर है, फिर भी मन कर रहा है कहकर वो उसे खाएगा। हाँ, ये तो बहुत आम है। भावनात्मक रूप से वो हमेशा एक रोलर कोस्टर पर रहेगा। और जैसा हमने पहले बात की, संतानहीनता भी इसका एक बड़ा लक्षण हो सकता है। और जब ये चक्र पूरी तरह से संतुलित और सक्रिय होता है, तब क्या होता है? तब एक असाधारण स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति रचनात्मकता और जुनून से भरा होता है। जब वो कोई काम करता है तो उसे समय और भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है। उसमें भावनात्मक स्थिरता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भावनाहीन हो जाता है, बल्कि वो अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकता है और उन्हें दिशा दे सकता है। अच्छा। स्रोत का कहना है कि ऐसा व्यक्ति देवदास की तरह गहरा प्रेम भी कर सकता है और एक बेहद सफल इंसान भी बन सकता है। उसमें अपने दुश्मनों के लिए भी करुणा का भाव होता है, क्योंकि वो समझता है कि हर किसी के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई भावनात्मक कारण होता है। आज हमने पानी की याददाश्त से लेकर गर्भधारण तक और कारों के रंग से लेकर लिवर के चौथे दिमाग होने तक कई हैरान करने वाले पहलुओं पर बात की। ऐसा लगता है कि ये चक्र सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी इच्छाओं और भावनाओं के जरिए ये हमारी भौतिक दुनिया के अनुभव से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल। स्रोत इसे हमारी सृजन करने की क्षमता से जोड़ता है, चाहे वो एक बच्चा हो, कला का कोई काम हो या एक सफल व्यवसाय। ये हमारी इच्छाओं का इंजन है। इच्छाओं का इंजन। जी, ये हमारी भावनात्मक दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच का पुल है। इसके बिना जीवन में कोई रस, कोई जुनून नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारे अंदर ही सृजन और विनाश दोनों की चाबी मौजूद है। हाँ, और इससे जुड़ा एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। बताइए। पानी राज रखता है और पेड़ पौधे सूचनाओं का प्रसार करते हैं। मतलब? अगर आप पानी को कोई बात बताएंगे तो वो उसे अपने अंदर समा लेगा, लेकिन अगर आप वही बात किसी पेड़ को बताएंगे तो वो उसे हवा के जरिए सब तक फैला देगा। अरे वाह! सवाल ये है कि क्या हो अगर हमारे आसपास के तत्व जैसे पानी और पेड़ लगातार हमसे संवाद कर रहे हों और हम बस सुनना भूल गए हों? आज हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारे लिए कौन सा राज या संदेश छुपाए हुए